लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने कई सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए हैं, जिनमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा शामिल हैं। तो वहीं बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट के जरिए कई संदेश भी दिए हैं। इस लिस्ट में महिला, युवाओं पर खास फोकस किया गया है, पिछड़े वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। वहीं कई केंद्रीय और राज्य मंत्रियों को टिकट देकर यह साफ कर दिया गया है कि जमीन पर परफॉर्म करना होगा, जनादेश हासिल करना होगा, ताकि मंत्रिपरिषद में आगे की जगह बरकरार रहे। इन सबसे इतर विवादित चेहरों की दूरी बनाने की कोशिश की गई है। तो बड़ी खबर, बीजेपी की पहली लिस्ट, कई सांसदों के टिकट कटे हैं, कई केंद्रीय और राज्य मंत्रियों को टिकट दिया गया है। 195 उम्मीदवार की लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम शामिल हैं। लिस्ट में महिलाओं, युवाओं पर खास फोकस है, पिछड़े वर्ग का भी खास ख्याल रखा गया है। और अब आपको बीजेपी की इस पहली लिस्ट की बड़ी बातें बताते हैं। 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 नाम जारी हैं। सूची में 28 महिलाओं के नाम हैं, 27 एससी वर्ग से हैं, 18 एसटी वर्ग से हैं, वहीं 57 ओबीसी है। 50 साल से कम उम्र के 47 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। पीएम मोदी काशी और अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा सीट से मैदान में हैं। इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल सलाम को मल्लपुरम से टिकट मिला है। वहीं 4 भोजपुरी स्टार्स, जिसमें नाम शामिल है मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और पवन सिंह, इन्हें भी टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 9 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला है। 47 पुराने चेहरों को मौका दिया गया है। राजस्थान में 5 सांसदों के टिकट काटे गए हैं। 2 सीटों पर चेहरे बदल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 6 सांसदों के टिकट कटे हैं, वहीं 5 सीटों पर चेहरे बदल दिए गए हैं। इधर सुषमा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज को भी टिकट दिया गया है। दिल्ली में डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काट दिया गया है। आलोक शर्मा को टिकट मिला है। छत्तीसगढ़ में 3 महिलाओं के नाम हैं। कांग्रेस से आए चिंतामणि को भी टिकट दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर के बीजेपी की लिस्ट है लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी विदिशा से उम्मीदवार बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट दिया गया है। शिवराज को टिकट मिलने के बाद भोपाल में जश्न का माहौल है। टीवी 9 पर बोले शिवराज, पार्टी जैसा कहेगी मैं करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, सर जश्न का माहौल यहाँ पर देख रहे हैं। एक तरह से कार्यकर्ताओं में बड़ा एक उत्साह, एक चार्ज हो गए हैं, एक तरह से काफ़ी उत्साहित है, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के प्रति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और प्रेम है, उसका प्रकटीकरण हो रहा है। सर पूरे प्रदेश में आप जाएंगे प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि हमने हर विधानसभा चुनाव हो, 2018 का, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2023 का लोकसभा चुनाव हो, हमने आपको देखा है, आप पूरे प्रदेश में पार्टी जहां भेजेगी सब जगह जाऊंगा। प्रदेश में भी जरूरत पड़ी, पार्टी ने भेजा तो देश में भी। और शिवराज सिंह चौहान को टिकट देने पर मोहन यादव ने बधाई दी है। प्रचंड बहुमत से विदिशा में जीतेंगे मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उनका ये बयान है। टीवी 9 पर बोले मोहन यादव, नतीजों से चौंका देंगे। भी बड़े नेता आ गए, शिवराज जी के लिए क्या कहेंगे आप? फिर से चुनाव में है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और भाई साहब शुभंकर है, जिधर जाते हैं वहाँ विजय का परचम लहराते हैं। और निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत से विदिशा भी जीतेंगे और पूरा मध्य प्रदेश जीतेंगे, पूरा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जीतेंगे। शिवराज जी तो हमेशा से घूमते रहे प्रचार प्रसार में, इस बार भी आप घुमाएंगे उन्हें पूरे प्रदेश में प्रचार के लिए? निश्चित रूप से उनका अपना पूरा मध्य प्रदेश है, पूरा सब दूर घूमेंगे। बतौर मुख्यमंत्री सर आपके लिए भी चुनौती रहेगी? नहीं, हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी सहित हमारे सारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे एक एक प्रत्याशी जिनको मौका दिया गया है वो अपनी सीट पे सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस के आधार पर दिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से हम अपनी पूरी ताकत के साथ बहुत अच्छा 29 में से 29 निश्चित रूप से जीतेंगे। जब 400 पार कर रहा तो 29 की 29 तो करेंगे। यहाँ 29 और वहाँ 400। विदिशा के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। शिवराज सिंह यहां से पहले भी 5 बार सांसद रह चुके हैं। राजधानी भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह का टिकट कट गया है। उनकी जगह पूर्व मेयर आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं गुना से केपी यादव की जगह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिला है। 2019 में सिंधिया को केपी ने ही हराया था।
वहीं ग्वालियर से विवेक शेजवालकर का टिकट काटकर पूर्व मंत्री भरत सिंह कुशवाहा को चुनाव लड़ाया जा रहा है। और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा से उम्मीदवार बनाए जाने पर क्या कहा है, आपको उनका बयान सुनवाते हैं। पहले भी विदिशा से 5 बार सांसद रह के जनता की सेवा करने का विनम्र प्रयास किया है। विदिशा मेरा परिवार है और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता की सेवा का एक मौका पार्टी ने दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए माँ है, मिशन है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का, और मिशन जहाँ उचित समझता है वो काम हमको सौंपता है। अब ये काम सौंपा है, इसको भी पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में शामिल सभी बड़े नाम अपनी पारंपरिक सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी सीट से लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। उम्मीदवारों के ऐलान पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर जनता के बीच जाएंगे। 140 करोड़ लोगों का मिलेगा आशीर्वाद। वाराणसी से अपनी उम्मीदवारी पर लिखा कि वो तीसरी बार काशी की सेवा के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी पुरानी सीटों से ही चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह गांधीनगर और राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनावी मैदान में उतरेंगे। लोकसभा चुनाव में इस बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी करते हुए 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस खत्म कर दिया है। इस लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम शामिल हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट की खास बात यह है कि 50 साल से कम उम्र के 47 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इस लिस्ट में 28 महिला कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट 27 और एसटी कैंडिडेट की संख्या 18 है। बीजेपी की पहली लिस्ट में ओबीसी उम्मीदवारों की संख्या 57 है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी की 51 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। वहीं मध्य प्रदेश में 24, पश्चिम बंगाल में 20 और गुजरात राजस्थान की 15-15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर उम्मीदवार के नाम घोषित कर दिए हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी ने उत्तर पूर्व दिल्ली से एक बार फिर मनोज तिवारी पर भरोसा जताया है, तो वहीं नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को चुनावी मैदान में उतारा है। चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटकर प्रवीण खांडेवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दक्षिणी दिल्ली से पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी का टिकट कट गया है और उनकी जगह रामवीर सिंह बिधूड़ी चुनावी मैदान में होंगे। तो वहीं पश्चिम दिल्ली से परवेश वर्मा का टिकट काटकर कमलजीत सहरावत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और वहीं नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाए जाने पर क्या कहा है बांसुरी स्वराज ने, ये सुनिए। कृतज्ञता महसूस हो रही है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आपको लोग जब बांसुरी देखते हैं तो सुषमा स्वराज जी की झलक भी पाते हैं और उनसे कहीं ना कहीं जोड़ के देखते हैं। वो एक बहुत बड़ी लेगेसी है जिसको आप आगे लेके जाएंगी। किस तरीके से उस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगी और दिल्ली वालों के लिए क्या सोचा है आपने? जी, माँ का एक भरपूर आशीर्वाद है, उसका एहसास आज हो रहा है और मैं ये कहूँगी कि दिल्ली वासियों की प्रत्येक अपेक्षा पे खरा उतरने के लिए पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम करूँगी। और बीजेपी उम्मीदवारों की ऑल इंडिया लिस्ट में 4 भोजपुरी स्टार्स के नाम भी शामिल है। दिखाते हैं आपको कौन कौन से हैं ये उम्मीदवार। बीजेपी ने अपने भोजपुरी कुनबे को और बढ़ाते हुए अपनी लिस्ट में एक और नया नाम पवन सिंह जोड़ लिया है। पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से लोकसभा का टिकट मिला है। इस सीट पर फिलहाल टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। पवन सिंह के अलावा बीजेपी ने पहली लिस्ट में मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ को चुनावी मैदान में उतारा है। मनोज तिवारी फिलहाल उत्तर पूर्व दिल्ली से, रवि किशन गोरखपुर से, दिनेश लाल आजमगढ़ से बीजेपी के मौजूदा लोकसभा सदस्य हैं और तीनों को दोबारा उसी सीट से फिर टिकट मिला है। और वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार मनोज तिवारी का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। पार्टी ने ये विश्वास दिया है, पार्टी का बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया के जो
आशा और विश्वास के केंद्र हैं, उन्होंने विश्वास जताया है। हम इस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब हमारा टारगेट दिल्ली की 7 सीटों को, हम 2019 में 56% वोट शेयर लेके जीते थे, इस बार हमें इस 56% वोट शेयर को बढ़ाना है और हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता ये आशीर्वाद देगी और हम लोग इसको बढ़ाने में सफल रहेंगे। बीजेपी की पहली सूची में यूपी के 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इसमें 5 नए चेहरों को मौका दिया गया है। यूपी में केवल एक सिटिंग सांसद का टिकट कटा है। नगीना के गिरीश चंद का टिकट काटकर ओम कुमार को दे दिया गया है। वहीं बीजेपी ने इस बार श्रावस्ती से साकेत मिश्रा, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह और अम्बेडकर नगर से रितेश पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। अम्बेडकर नगर सीट से पिछली बार रितेश पांडे ही बीएसपी से सांसद चुने गए थे और इस सप्ताह पहले ही बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अन्य बड़ी सीटों की बात करूं तो अमेठी से स्मृति ईरानी, मथुरा से हेमा मालिनी को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति को फिर से फतेहपुर सीट से ही उम्मीदवार बनाया गया है। और जौनपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह ने टिकट मिलने के बाद क्या कहा है, ये भी सुनिए। मैं तो निःशब्द हो गई किया लेने को, लेकिन इतना तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले भारत के सम्मानित गृहमंत्री ने, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब और हमारे बावनकुळे जी ने भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है, मेरी प्रतिक्रिया नहीं होगी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस विश्वास के साथ मेरे पर जिम्मेदारी हमको सौंपी गई है, उस विश्वास करने के लिए प्रभु राम के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मैं पूरा कर पाऊं। और बीजेपी ने एमपी विधानसभा चुनाव में कई सांसदों को भी उतारा था, जिनमें कई मंत्री बन चुके हैं। लिहाजा उन सीटों पर अब नए चेहरों को मौका मिला। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को बीजेपी ने मंडला सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी आला कमान ने विधानसभा में हुई हार को नजरअंदाज करते हुए कुलस्ते पर फिर से भरोसा जताया है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को फिर से खुजराहो से चुनावी मैदान में उतारा गया है। मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर को टिकट दिया गया है। यहाँ से सांसद रहे नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, वो अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं। दमोह से राहुल लोधी को टिकट दिया गया है। यहाँ से सांसद रहे प्रहलाद सिंह पटेल विधायक बनकर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। और पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी की पहली सूची में गुजरात के 15 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। इनमें 5 सिटिंग सांसदों के टिकट कट गए हैं। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 15 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। पोरबंदर से रमेश धादुक की जगह केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद मनसुख मांडविया को टिकट दिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल लगातार चौथी बार नवसारी से चुनाव लड़ेंगे, जिन्होंने पिछले चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। राजकोट से मोहन कुंडारिया की जगह पुरुषोत्तम रूपाला को टिकट दिया गया है। तो वहीं अहमदाबाद ईस्ट से किरीट सोलंकी की जगह दिनेश भाई मकवाना को टिकट दिया गया और पंचमहल से रतन सिंह राठौर की जगह रामपाल सिंह महेंद्र सिंह यादव को टिकट दिया गया है। यूपी में एनडीए का कुनबा और मजबूत हो गया। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी कल औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल हो गए। जयंत चौधरी ने कल देर शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और एनडीए में शामिल होने की घोषणा की गई। जेपी नड्डा ने कहा कि जयंत चौधरी का एनडीए में स्वागत है। जयंत चौधरी यूपी के विकास में अहम योगदान देंगे। अब की बार एनडीए 400 पार। सूत्रों के मुताबिक यूपी की बागपत और बिजनौर सीट आरएलडी को दी गई है और यूपी सरकार में एक मंत्री पद भी आरएलडी को मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर कल यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों की बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर कल यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों की बैठक हुई है और टिकट बंटवारे पर चर्चा हुई। जयंत चौधरी की मुलाकात के बाद अमित शाह ने कल अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के साथ बैठक की। इस बैठक में अपना दल को 2 सीट देने पर फैसला हुआ। पहले भी उनके खाते में 2 ही सीटें सोनभद्र सुरक्षित सीट और मिर्जापुर की थी। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से चुनाव लड़ती हैं। इसके बाद अमित शाह की बैठक ओम प्रकाश राजभर के साथ हुई। बीजेपी ने राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 1 सीट देने का फैसला किया है। राजभर की पार्टी अब घोसी से चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी से चुनाव लड़ सकते हैं।
और इस बीच निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। आयोग की टीम आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचेगी और तैयारियों का जायजा लेगी। निर्वाचन आयोग की टीम आज राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय टीम की यात्रा का उद्देश्य मुख्य रूप से राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेना है। सोमवार को निर्वाचन आयोग का दल राज्य के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगा और सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चर्चा करेगा। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ रविवार को पश्चिम बंगाल आएंगी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक करेंगी। और बीजेपी की पहली लिस्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कहा है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में पूरी खबर। बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी? 5 साल आपने और जनता ने उन लोगों को ढोया है, तो या तो वो गलत थे तो आप माफी मांगिए जनता से कि साहब हमने गलत कैंडिडेट आपको दे दिए थे, और अगर वो सही थे तो जवाब दीजिए जनता को भाई क्यों बदलना पड़ा आपको। 400 पार तो बहुत दूर की बात है, ये 200 पार न कर पाए। मतलब 195 लोगों की जो सूची आई है उससे कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए राह आसान नहीं है 2024। बिल्कुल नहीं है, और ये मोदी जी खुद भी समझदार आदमी हैं, इतना वो भी समझते हैं कि ये इस बार नैया पार होना आसान नहीं है। और बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आज एक अहम बैठक है। पीएम की अगुवाई में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में ये बैठक होगी। बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में सुबह 10 बजे ये बैठक होगी। दिन भर चलने वाली ये बैठक आचार संहिता लगने से पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक हो सकती है। बैठक में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। इसे लेकर विजन इंडिया 2047 के नाम से बैठक में एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रियों के सचिव भी मौजूद रहेंगे। और गोवा के पणजी में विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुरू किया। गोवा से बीजेपी की ओर से विकसित भारत संकल्प अभियान का आयोजन हो गया। पणजी में अभियान की शुरुआत गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने की। अभियान के जरिए लोग भारत को विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर अपने सुझाव सीधे पीएम मोदी को भेज सकते हैं। सीएम प्रमोद सावंत ने इस मौके पर हरी झंडी दिखाकर एक संकल्प रथ को भी रवाना किया। आज आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल की जन विश्वास महारैली के जरिए पटना में महागठबंधन ताकत का प्रदर्शन करने जा रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश सहित कई बड़े नेता इस रैली में शामिल हो रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में आज महागठबंधन की महारैली होने जा रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जन विश्वास महारैली में शामिल होने के लिए गांधी मैदान पहुंचने की अपील की। गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब गुरबा भाई, किसान, मजदूर, नौजवान लोग भारी संख्या में एकत्रित होकर के केंद्र के भाजपा सरकार को उखाड़ फेंका। रैली में आरजेडी के तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, वाम दलों से दीपांकर, डी राजा, सीताराम येचुरी शामिल होंगे। रैली में ऐतिहासिक भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसान दिल्ली मार्च पर आज फैसला लेंगे। किसान नेता आज आगे की रणनीति का भी ऐलान कर सकते हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। एमएसपी सहित कई दूसरी मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा की सीमाओं पर डटे किसान आज दिल्ली मार्च को लेकर फैसला लेंगे। प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसान शुभकरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आज एक सभा बुलाई गई है। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान शामिल होंगे। किसान नेताओं का कहना है किसान आंदोलन को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। शंभू और खनौरी के अलावा डबरावरी बॉर्डर पर भी धरना प्रदर्शन की तैयारी है। इस बीच किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने एक बार फिर सरकार से मांगों को पूरा करने की अपील की। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस की जांच के लिए पुलिस को क्या निर्देश दिए हैं, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को।
बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को पुलिस को टेक्नोलॉजी की सभी संभावनाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का निर्देश दिया। इसके पहले उन्होंने घटना स्थल का दौरा भी किया। वहीं कैफे के मालिक और सीईओ ने मांग की कि सरकारें सुनिश्चित करें कि दोबारा कहीं भी ऐसा न हो। I would like to convey my strong regards to people who have got hurted over here strongly, and I wanted to say we are with them and we are with the family. I request government of Karnataka and India to make sure that this incident should not supposed to happen anywhere in our India. दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में शनिवार को एक मॉक ड्रिल किया है। बेंगलुरु में एक कैफे में हुए धमाके के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। बेंगलुरु में कैफे में हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली में पुलिस अलर्ट हो गई है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कनॉट प्लेस के पीवीआर प्लाजा के बाहर मॉक ड्रिल की। दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम, बम निरोधक दस्ते और फायर ब्रिगेड विभाग ने एक मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। इसको देखते हुए रेगुलर बेसिस पे कैफे, हॉस्टल, रेस्टोरेंट आने जाने वाले लोगों को चेकिंग, बॉर्डर पिकेट की चेकिंग अगर आप देखेंगे तो हमने तमाम बॉर्डर जो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है उन सब पे हमने चेकिंग भी बढ़ाई हुई है और हमारी पेट्रोलिंग पिकेटिंग जो है उसको भी हम रेगुलर पे बढ़ा के सिक्योरिटी इंतजाम को पुख्ता करते हैं। मॉक ड्रिल के दौरान पीवीआर के बाहर एक लावारिस बैग रखा गया, जिसके बाद हालात से निपटने की ड्रिल की गई। तेलंगाना के हनमकोंडा के एक होटल में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तेलंगाना के हनमकोंडा शहर के एक निजी होटल में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक होटल की रसोई में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि पूरी किचन में आग की लपटें नजर आईं। अधिकारियों ने बताया कि जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती तब तक होटल प्रबंधन ने आग पर लगभग काबू पा लिया था। फायर ब्रिगेड के मुताबिक स्मोक डस्ट की सफाई के दौरान आग लग गई। प्रशासन आग लगने की वजह का पता लगाने में जुटी है। हादसे में किसी की भी हताहत होने की खबर नहीं। राम भक्तों को लेकर एक आस्था स्पेशल ट्रेन ग्वालियर से अयोध्या के लिए रवाना की गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से अयोध्या धाम के लिए एक आस्था स्पेशल ट्रेन को शनिवार को अयोध्या रवाना किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर ग्वालियर से अयोध्या की ओर रवाना किया। अयोध्या जा रहे ग्वालियर के राम भक्तों ने जय श्री राम का उद्घोष किया। ये ट्रेन ग्वालियर से इटावा, कानपुर, फतेहपुर और प्रयागराज होते हुए अयोध्या पहुँचेगी। और दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार रात तेज बारिश हुई है, जिसके बाद एनसीआर में ठंड बढ़ने के आसार। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार रात अचानक मौसम बदला और कई इलाकों में तेज बारिश हुई। दिल्ली के पंत मार्ग, रेल भवन, गुरुद्वारा रकाबगंज के पास से बारिश की तस्वीरें सामने। दिल्ली के अलावा आसपास के इलाकों में बारिश हुई। बारिश की वजह से तापमान में भी कमी आई है और सर्दी बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 3 मार्च को दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओला पड़ने की संभावनाएं जताई हैं, जबकि 6 मार्च तक बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में आज कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओला पड़ने की संभावना जताई है। दिल्ली में हुई बारिश का जायजा लिया TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने। दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर रात में बारिश हुई है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के चलते शनिवार से ही दिल्ली और एनसीआर में मौसम ने बदलाव लिया है। शनिवार को भी लगातार बारिश होती रही और उसके बाद तेज हवाएं चलती रही। एक बार फिर देर रात काफ़ी तेज दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई है और तेज हवाएं चलती रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव आया है और ये जो बदलाव है वो अगले 3 मार्च से 6 मार्च तक रहेगा। देखिए बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी है। हादसे में एक की मौत की खबर आ रही है। ये तस्वीरें आपके सामने रोंगटी खड़ी कर देने वाली है। आप जरा देखिए किस तरह से स्कूटी जो कि सामने से आ रही थी और तेज रफ्तार एक कार आती है और स्कूटी को टक्कर मारती है ये कार, और खबर ये आ रही है कि इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई।